नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और उसमें हम लोग बेसिक को चर्चा किए थे और सिलेबस को देखे थे कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका मतलब परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़े थे। चलिए आगे हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उससे पहले हम पहले पृथ्वी को जान लेते हैं। और किसी भी चीज़ को हम लोग क्या बोले हैं कि जन्म से पढ़ेंगे, तो पहले पृथ्वी को पढ़ लेंगे, उसके बाद इंडिया को पढ़ेंगे। इसीलिए पहले मतलब इंडिया का जन्म को समझने से पहले पृथ्वी का जन्म को समझना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए तो और पृथ्वी का जन्म को पढ़ने से पहले ब्रह्मांड को समझना होगा। इसलिए ये आपका बेसिक क्लास है जो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ देगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ लेते हैं। चलिए तो देखिए, हाँ दूसरा चीज़ ये है कि कई सारा सवाल आता है मेरे पास। देखिए बोलते हैं कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए इसमें कई सारा बात है, थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या फर्स्ट ईयर में रहें, सेकेंड ईयर में रहें, थर्ड ईयर में रहें, किसी में, अगर फर्स्ट ईयर में है तो बहुत अच्छा है, आपके पास 3 साल मौका है ठीक से तैयारी करने का, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन कर लिए उनके लिए भी है। जो फर्स्ट ईयर में है उनके लिए सबसे अच्छा क्या है कि मान लीजिए ग्रेजुएशन में है और आपका कोई भी पेपर है, अगर बीएससी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन 2 घंटा तो दे ही सकते हैं आप, 3 घंटा तो दे ही सकते हैं टाइम निकाल के, अगर आपको सिविल सेवा में जाना है तो। और एक बात याद रखिएगा, सिविल सेवा में जाने के लिए आपका बेसिक पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। चाहे आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं नहीं किए हैं, बाद में भी सिविल सेवा स्टार्ट करेंगे तो फिर वही जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ाई। तो इसीलिए आपको वही शुरुआती से ही अभी से ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ज्योग्राफी, ऐसे आपको ज्योग्राफी से कोई भी सिलेबस कहीं भी सिविल सेवा में जाइए तो पहले आप ज्योग्राफी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बार बार ये बात चर्चा किए हैं। देखिए मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन में हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर में तो आपके साथ तो 3 साल मौका है। आराम से डेली डेली, जैसे हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए और उसको पूरा क्लियर, एक ही सब्जेक्ट को लेके चलिएगा तो बहुत अच्छा ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं और मेहनत करना चाहिए तो 2 सब्जेक्ट लेके चलिए आप, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन क्लियर कर लिए हैं तो क्लियर कर लिए तो वो डायरेक्ट कहीं भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप बेसिक क्लियर कर लीजिए किसी भी अच्छे से। एनसीईआरटी पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पहले ये जो हम बेसिक क्लास दे रहे हैं बस इसी के लिए दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है, ठीक है। इसीलिए पहले ये बेसिक कर लीजिए आप लोग। जो फर्स्ट ईयर में है वो आराम से 2 घंटा 3 घंटा दीजिए डेली, और एक सब्जेक्ट को डेली लेके चलिए, उसका नोट्स बनाइए। 3 साल में आप इतना बेहतरीन कर जाएंगे, उसके बाद कोई भी क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आपको सारा समझ में आएगा। 1 साल 1.5 साल में तैयारी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक क्या रहेगा, पहले से क्लियर रहेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, यही गलती नहीं करना है, और आपका हर टॉपिक्स में मजबूती से सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक रहेगा तो, ठीक है। बस ये चीज़ है। जिनका ग्रेजुएशन हो गया वो भी ध्यान दें, वो भी 1 साल दीजिए पहले, डायरेक्ट आप क्लास ज्वाइन नहीं कीजिए। नहीं तो क्लास ज्वाइन करके क्या दिक्कत हो जाएगा, आप क्लास में जाएंगे समझ में नहीं आएगा बेसिक, और वहाँ पे आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा, नोट्स इतना इतना जमा हो जाएगा, अब बेसिक क्लियर नहीं रहेगा। क्लास ख़त्म होने के बाद फिर आपको वही बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ाई, और फिर ऊपर समझ में आएगा, नहीं तो आप राइटिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, पहले बेसिक कर लीजिए तो ज़्यादा आगे मतलब प्रोसेस को बढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बताते चलेंगे क्या क्या करना है, कब कब क्या करना है, और सिलेबस में हम कई बार तो चर्चा भी किए हैं। देखिए हमको पढ़ना है थोड़ा सा, पहले ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। देखिए तो पहले थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आप पृथ्वी देख रहे हैं इसको ऐसे समझिएगा, माना जाता है कि एक समय में इस ब्रह्मांड में यानी इस संसार में कुछ भी नहीं था, ठीक है। कुछ भी नहीं था का मतलब कुछ नहीं था, और माना जाता है कि जो धूल कण सब है ना, ये धूल कण सब था, और इस धूल कण से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब ये कैसे हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें विश्व का भूगोल
नाम से उसमें पढ़ाए हैं, वो बेसिक उसमें पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके सारा टॉपिक्स को पढ़ाए हैं। ठीक है, उसमें लगभग 10-12 क्लास होगा, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो ज़्यादा समझ में बेहतर रहेगा। बाकी हम इसको यहाँ पे आपको जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं यहाँ से आपको पूरा क्लियर करके चलेंगे। ठीक, देखिए अब देखिए जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, धूलकण था, बहुत सारा धूलकण था। ठीक है, तो इस धूलकण में क्या होता है, ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ये सारा का सारा मतलब धूलकण था ब्रह्मांड में और कुछ नहीं था। और इसमें थोड़ा थोड़ा सब धूलकण में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक चुंबक शक्ति होता है जिसका खोज न्यूटन ने किया है। ठीक है, तो माना जाता है कि ये जो सारा धूलकण था, इस धूलकण में गुरुत्वाकर्षण था, तो ये सारा धूलकण एक दूसरे को क्या किया, आकर्षित कर रहा था। जैसे यहाँ पे जो भी मान लीजिए ये यहाँ पे धूलकण है, इसमें से कोई एक बड़ा धूलकण है, बहुत सारा धूलकण, इसमें कोई बड़ा धूलकण है जो जिसके पास ज़्यादा पावर है, वो अपने सबको खींच रहा था इस तरीके से एक दूसरे को सब गुरुत्वाकर्षण के कारण। मान लीजिए यहाँ धूलकण है, इस चारों तरफ है, और इसके यहाँ पे एक बड़ा सा धूलकण है जिसके पास गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, तो वो अपने आसपास के सभी धूलकण को खींच करके एकत्रित हो रहा था। ठीक है, और इस तरीके से धूलकण जो है बड़े बड़े कण में परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, और उसमें से क्या हुआ, एक बड़ा धूलकण था का निर्माण हुआ, जिससे उस धूलकण ने क्या किया, सभी को आकर्षित कर लिया, सबको अपने ओर क्या किया, खींच लिया। यानी कि बड़ा बड़ा धूलकण जो है कि उससे बड़ा धूलकण उसको खींच लिया, और उससे धीरे 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 क्या हुआ, इस पॉइंट में मान लीजिए इसने क्या किया, सभी को खींच के आपस में ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, जब मान लीजिए एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जब टकराता है तो क्या होता है, ऊर्जा विमुक्त होता है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार से जब धूलकण एक दूसरे से टकरा रहा था तो उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की उत्पत्ति हुआ। ठीक है, ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में इसके पास हो गया। अब एक कण दूसरे कण से टकराए तो इसका आकार भी बढ़ा। ठीक है, आकार भी बढ़ा तो इसका गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो इसके पास गुरुत्वाकर्षण भी बहुत हो गया। ठीक है, इसका जो है गुरुत्वाकर्षण भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और जब गुरुत्वाकर्षण बढ़ा, अब देखिए एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में आके टकराया आपस में, तो उससे क्या हो गया कि इसका ऊर्जा तो अधिक हुआ, गुरुत्वाकर्षण तो बढ़ा ही, इसका घनत्व भी बढ़ गया। ठीक है, इसका घनत्व भी क्या हो गया, अधिक हो गया। अब आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए कहने का मतलब इस संसार में कुछ भी नहीं था, बहुत सारा धूलकण सब था, और वो धूलकण क्या कर रहा था, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जो बड़ा धूलकण था, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा धूलकण उड़ रहा है, और जो बड़ा धूलकण था वो सबको आपस में खींच करके जमा हो रहा था, और जमा होकर इस प्रकार से कण का निर्माण हुआ। और इस कण का निर्माण, और उसमें जो बड़ा कण था वो आपस में सबको खींच करके एक बड़ा सा कण का निर्माण हुआ, और उसमें कहा जाता है कि एक पॉइंट बन गया। अब जब एक कण बन गया तो उस कण में इतना ज़्यादा मतलब गुरुत्वाकर्षण हो गया, बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण हो गया उस कण में। उसके बाद उसके पास ऊर्जा, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ ला करके बहुत सारा इधर उधर से टकराया, तो उसमें ऊर्जा भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, और उसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखिए, अब उसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा, गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा, और उसका जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में विमुक्त होने लगा। और इस पदार्थ को ना सिंगुलैरिटी कहा जाता है, सिंगुलैरिटी। ठीक है, इसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है इस पदार्थ को। और कहा जाता है कि इसमें इतना ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त हो गया, बहुत ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त हो गया, और अचानक उसमें विस्फोट हुआ। और जब उसमें विस्फोट हुआ ना, ठीक है, तो इसी विस्फोट से मतलब कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति माना जाता है। इतना जोर से विस्फोट हुआ था, ठीक है, कि ये एक दूसरे से दूर जाने लगा। पहले क्या हुआ, ये आकर्षित हुआ, उसके बाद जब इसमें विस्फोट हुआ, ठीक है, इसमें जब विस्फोट हुआ तो इसी विस्फोट से किसका निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का। ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब कैसे, देखिए, और इसी विस्फोट को कहा जाता है महाविस्फोट। क्या कहा जाता है इसको, महाविस्फोट। और ये महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया है, तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है, जॉर्ज लेमेत्रे। इसको जॉर्ज लेमेंटेयर या लेमेत्रे कह देते हैं, तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है।
किसको? इसी महाविस्फोट सिद्धांत को। और ये कब हुआ था? ये विस्फोट माना जाता है, ये जो महाविस्फोट है ये लगभग आज से, अलग अलग बुक ना अलग अलग डाटा देता है, हालांकि ये निश्चित भी नहीं है कि उतना ही समय में हुआ था। कहीं कहीं आपको 15 अरब वर्ष पहले मिल जाएगा, ठीक है, 15 अरब वर्ष पहले, ठीक है, थोड़ा सा अभी समझिए। कहीं कहीं पे 13.7 अरब वर्ष पहले मिल जाएगा आपको, ठीक। तो आपको डाटा में नहीं जाना है, ये अरब वर्ष खरब वर्ष ऐसे भी ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, कहीं कहीं 15 अरब वर्ष, कहीं कहीं 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। अब देखिए ये जो ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, अब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से दूर जाने लगा। अब जब दूर जाने लगा तो कहा जाता है कि इसी से निर्माण हुआ आकाश गंगा का। थोड़ा समझिएगा, अब एक पदार्थ इसलिए ये जो विस्फोट हुआ तो इसका कण सब एक दूसरे से दूर जाने लगा, तो दूर जाने लगा तो इसी से गैलेक्सी का निर्माण हुआ। गैलेक्सी मतलब मान लीजिए एक बिस्किट को आप तोड़िएगा, तो बिस्किट को जब तोड़िएगा तो उसका सब आकार बराबर हो ऐसा तो है नहीं। कोई हो सकता है कि उसमें कोई टूटे चरकूट आकार बन जाए, कोई गोल आकार का बन जाए, कोई बिस्किट जब वो टूटेगा कोई कण ऐसा होगा जिसका कोई आकार ही नहीं रहे। तो जब ये टूटा तो एक दूसरे जब ये फैलने लगा तो कहा जाता है इसी से निर्माण हुआ गैलेक्सी का। गैलेक्सी, अब देखिए ये जो गैलेक्सी था ना 3 आकार का है, एक तो सर्पिलाकार, दूसरा है दीर्घवृत्ताकार, और एगो का आकार नहीं है। मान लीजिए कि ये किसी आकार का बना दिए, ये कोई आकार का है नहीं है। तो जब ये टूटा तो एक दूसरे से दूर जाने लगा, और जब दूर जाने लगा तो ये जब दूर जाने लगा इसका आकार जब देखा गया टेलीस्कोप से, अभी आगे बताएंगे, टेलीस्कोप से देखा गया कि अभी भी वर्तमान में भी ब्रह्मांड जो है बढ़ ही रहा है, ठीक है, वर्तमान में भी ब्रह्मांड बढ़ ही रहा है। तो अब देखिए, तो ये जो गैलेक्सी है माना जाता है कि इसमें से जो ये जो दूर जा रहा है इसी को गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। अब इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार का गैलेक्सी, आगे समझते जाइए, क्लियर होते जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। ये जो गैलेक्सी इसको कहते हैं सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, ठीक। इसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, इसको कहते हैं अनियमित आकार, अनियमित आकार, ठीक है, इसका कोई आकार नहीं है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड में जब विस्फोट हुआ तो किसका निर्माण हुआ? गैलेक्सी का। अब थोड़ा सा गैलेक्सी को समझिएगा तब आपको आगे सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आपको ये समझ में आ गया कि पहले धूलकण था, धूलकण एक दूसरे की ओर आकर्षित हुआ और ये अरबों से खरबों वर्ष से ये घटना हो रहा था, ठीक है, यानी कि ये आकर्षित होने वाली घटना था खरबों वर्ष। मान लीजिए हम उदाहरण बताएं, मान लीजिए कि यहाँ 50 अरब वर्ष पहले, ठीक, उसके बाद 40, 30, 20, 15 मान लीजिए, ठीक है। तो 50 अरब वर्ष पहले यहाँ कुछ नहीं था, धूलकण सब था, एकत्रित हो रहा था। 30 अरब वर्ष पहले भी एकत्रित हो रहा था, लेकिन 15 अरब वर्ष पहले एकत्रित हो के इसमें बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण हो गया, बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो गया, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कि घनत्व हो गया। और जब ये सारा हो गया तो आज से मतलब ये घटना कब से चलती आ रही थी? खरबों अरब वर्ष पहले से चलती आ रही थी। लेकिन जब 15 अरब वर्ष यानी आज से, मान लीजिए ये हम लोग आज हैं, ठीक है, यानी आज से अगर हम 15 अरब वर्ष पीछे जाते हैं तो ये घटना क्या मतलब पहले से चलती आ रही थी इधर से, लेकिन 15 अरब वर्ष पहले जाते हैं तो यहाँ पे ये सिंगुलैरिटी का निर्माण हो चुका था और इसमें विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट के बाद किसका निर्माण हुआ था? गैलेक्सी का। और गैलेक्सी जब ये टूटा तो गैलेक्सी कितना प्रकार का बना? 3 प्रकार का, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और नियमिताकार, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब ये जो गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रहा था ये आज भी दूर जा रहा है, यानी जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं इसका विस्तार आज भी हो रहा है। ये आप आगे समझाते हैं। आप देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और मेरी बातों को लिख लीजिएगा आप लोग भाषा में। अभी हम आगे लिखा भी देंगे, पहले समझा देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा गैलेक्सी को समझिए तब आपको क्लियर हो जाएगा मामला। देखिए गैलेक्सी 3 प्रकार का है, बता दिए पहले, अच्छा से समझे। फिर मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड है, ठीक है, ये मान लीजिए ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का हम आकार निश्चित तो नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये अभी भी फैल ही रहा है। अब मान लीजिए ये ब्रह्मांड है और इसमें गैलेक्सी है 3 आकार का, ये एक गैलेक्सी किसी दूसरे आकार का है, कोई सर्पिला आकार का है, फिर किसी आकार का है, फिर सर्पिला आकार का है, इस तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये ब्रह्मांड है। ठीक, इसमें बहुत सारा गैलेक्सी है। कैसे? इसी से विस्फोट से बना है ये। मान लीजिए यहाँ विस्फोट हुआ, इससे फैल से मतलब यहाँ विस्फोट हुआ, इसके फैलने से ये गैलेक्सी चारों तरफ फैल गया। ठीक है, अब देखिए तो कोई सर्पिलाकार है, कोई दीर्घवृत्ताकार है, कोई अनियमित आकार का है, इस प्रकार का है। अब ये जो बहुत सारा गैलेक्सी है इस ब्रह्मांड में। ठीक है, बहुत सारा गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी के अंदर, ये जो गैलेक्सी है इसके अंदर सूर्य है। अब आप गैलेक्सी को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। गैलेक्सी कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक, मतलब सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार, अनियमित आकार। अब थोड़ा सा गैलेक्सी को समझाते हैं। ब्रह्मांड में, अब ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इसमें माना जाता है कि 100 अरब गैलेक्सी है। कितना गैलेक्सी है वर्तमान में? 100 अरब। समझिएगा, अभी 100 अरब गैलेक्सी है। यानी कि ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, कितने गैलेक्सी का निर्माण हुआ? 100 अरब गैलेक्सी। ठीक है, अब देखिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब गैलेक्सी को थोड़ा समझिए। हम बनाते हैं अपना गैलेक्सी। जो हम लोगों की गैलेक्सी है वो है सर्पिलाकार, इस प्रकार का। मान लीजिए ये अपना गैलेक्सी है। ठीक है, एक गैलेक्सी है, सर्पिलाकार है। अब इस गैलेक्सी के अंदर, ठीक है, इस गैलेक्सी के अंतर्गत बहुत सारा तारा है, बहुत सारा तारा। ये मान लीजिए इसमें 100 अरब तारा है। समझिएगा थोड़ा सा। ठीक, ये मान लीजिए तारा है इस गैलेक्सी के अंदर में। ठीक है, ये बहुत सारा तारा का समूह मिल करके गैलेक्सी का निर्माण करता है। मान लीजिए बहुत सारा तारा है। ठीक, ये जो तारा है इस गैलेक्सी के अंदर, ये जो तारा है मान लीजिए ये अपना तारा है जिसको सूर्य कहते हैं। ये तारा अपने आप में सभी सूर्य है, लेकिन बहुत दूर में है हम लोगों से, इसीलिए ये छोटा दिखाई देता है। जब कभी आप इंसान को देखिएगा, दूर से देखिएगा तो एकदम छोटा दिखाई देगा ना, जैसे जैसे नज़दीक आते चलिएगा तो वो बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो तारा इस गैलेक्सी के अंतर्गत तारा है। अब समझिएगा थोड़ा। मान लीजिए ये हम लोगों का तारा है सूर्य। एक तारा के पास 8 ग्रह है। समझिए, मान लीजिए हमरा ये अपना तारा सूर्य है, सूर्य के पास 8 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एक तारा के पास 8 ग्रह। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए तीसरा वाला हम लोगों का पृथ्वी है। इस तारे के पास क्या है? ग्रह है, पृथ्वी। अब ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये जो पृथ्वी है इसके तारा के चारों तरफ चक्कर काटती है ये, यानी एक तारा के पास 8 ग्रह है। अब आप समझिएगा पृथ्वी कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिए आप जहाँ भी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, भागलपुर में, कटिहार में, कहीं भी रहते हैं, ठीक से उस डिस्ट्रिक्ट को घूमे? आज तक नहीं घूमे होंगे। या अपना राज्य को ठीक से घूमे? नहीं घूमे होंगे। पूरा इंडिया कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। उसी प्रकार ये पृथ्वी कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। अब आप सोचिए, ये जो पृथ्वी है इस तारा के चारों तरफ चक्कर काटता है। पृथ्वी बहुत बड़ा है और इस पृथ्वी जैसा जैसा 8 ग्रह इसके पास है जो इसका चारों तरफ चक्कर काटता है। समझिएगा थोड़ा सा। इसको बाहर बना देते हैं। मान लीजिए ये सूर्य, इसके पास 8 ग्रह, इसका चारों तरफ चक्कर काटती है, ऐसे करके चारों तरफ चक्कर काटती है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए तीसरा वाला पृथ्वी। पृथ्वी बहुत बड़ा है। पृथ्वी जैसा जैसा इसमें कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। आइए 8 ग्रह इसका चक्कर काटती है। अब पृथ्वी कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। 8 बहुत बड़ा पृथ्वी जैसा जैसा इतना ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। अब सोचिए सौरमंडल कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा है। अब देखिए ये जो सौरमंडल है, ठीक है, इसी से ये सूर्य के चारों तरफ बहुत सारा ग्रह है, इसी को मिला के सौरमंडल कहते हैं। ये सौरमंडल में माना जाए ये जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के पास ये जीवन है, बाकी किसी में जीवन नहीं है। अब थोड़ा समझिए। अब मान लीजिए एक तारा के पास इतना बड़ा सौरमंडल परिवार है। आप सोचिए कि सौरमंडल कितना बड़ा है। इस गैलेक्सी के अंतर्गत 100 अरब तारा है। कितना तारा? 100 अरब तारा। अब आप ये सोचिए कि एक मतलब सूर्य के पास
इतना बड़ा सौरमंडल है। अब ये पूरा गैलेक्सी में 100 अरब तारा है। और अभी आपको पता है, यही मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का बगल में चंद्रमा है। अभी हम लोग ठीक से चंद्रमा पे जा पाए हैं क्या? नहीं जा पाए हैं ना। अभी तुरंत चंद्रयान 3 लैंड किया है, लेकिन ठीक से इंसान को भेज पाए हैं? नहीं। पृथ्वी का ज़्यादा दूरी में नहीं है, 3,84,400 किलोमीटर है चंद्रमा पृथ्वी से। ठीक है, यहाँ हम लोग ठीक से अभी चंद्रमा पे नहीं गए हैं। सोचिएगा, अभी दूसरा ग्रह की बात छोड़ दीजिए, इसका नज़दीक में चंद्रमा है, वहाँ नहीं गए हैं ठीक से। सो दूसरा ग्रह को छोड़ दीजिए। अब सोचिए, हम लोग ठीक से अभी चंद्रमा पे नहीं गए हैं, पृथ्वी को ठीक से तो घूमे ही नहीं है, अभी पूरा पृथ्वी का ठीक से रिसर्च नहीं हुआ है। आप सोचिए, ये सौरमंडल कितना बड़ा है, इसको घूम पाएंगे क्या? नहीं घूम पाएंगे अभी के टेक्नोलॉजी के अनुसार। ठीक है, अब सोचिए एक सौरमंडल इतना बड़ा है, इससे हम लोग ठीक से बाहर नहीं निकले हैं। अब ये जो हम लोग मान लीजिए यहाँ पृथ्वी में रहते हैं, ये चारों तरफ पहले सौरमंडल का निर्माण, उसके इस सौरमंडल के बाद दूसरा तारा है। इसीलिए हम लोग जो यहाँ से दूसरा तारा को देखते हैं, ये भी अपने आप में सूर्य इतना बड़ा है, सूर्य से बड़ा भी है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा, हम लोग पृथ्वी से है ना, तो ये बहुत दूर है, इसीलिए छोटा दिखाई देता है। सूर्य ही हम लोगों का नज़दीक है, तो देखिए सूर्य थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन सूर्य से तो ये दूसरा वाला तारा सब बहुत ज़्यादा दूर में है, इसीलिए छोटा छोटा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, देखिएगा, कुछ तारा ज़्यादा चमकेगा, कुछ कम चमकेगा, कुछ टिम करेगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, हम लोग यहाँ पृथ्वी से देखते हैं ना, कोई तारा नज़दीक में है तो ज़्यादा चमकता है, कोई यहाँ दूर वाला है वो कम चमकता है, कम छोटा दिखाई देता है। कोई बड़ा तारा है, कोई छोटा तारा है, इसीलिए कोई बड़ा कोई छोटा दिखाई देता है। समझ में आया? देखिए, अब आप लोग समझ गए होंगे कि पहले क्या, ब्रह्मांड से क्या बना, गैलेक्सी। एक ब्रह्मांड में कितना गैलेक्सी, 100 अरब गैलेक्सी। अब उस गैलेक्सी के अंतर्गत क्या है, बहुत सारा तारा है, और हर तारा अपने आप में क्या है, सूर्य है। हर तारा अपने आप में सूर्य है, और हर तारा के पास अपना अपना क्या है, ग्रह है। अब देखिए, हम लोग अभी ठीक से पृथ्वी से बाहर निकले हैं क्या? नहीं निकले हैं ना। अब हो सकता है यहाँ भी एक तारा है, इसके पास भी बहुत सारा 20-25 गो ग्रह होगा। हो सकता है इसमें भी आदमी रहता होगा, हो सकता है ना, रहता होगा आदमी। लेकिन हम लोग अभी ठीक से सूर्य से निकले नहीं है, सौरमंडल से, तो इसके बारे में हम लोग अभी तक रिसर्च नहीं कर पाए हैं। कभी कभी एलियंस की बात करते हैं ना, तो हो सकता है, माना जाता है, मान लीजिए इस सूर्य के पास अपना तारा है, उसके पास भी ग्रह होगा, वहाँ इंसान रहता होगा। अब वो लोग बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना लिया है, जो फिल्म सब में दिखाया जाता है, और उस टेक्नोलॉजी से कभी कभी वो लोग दुनिया का रिसर्च करता है, भटकते भटकते अपना पृथ्वी पे आ जाता है। वही एलियंस की बात करता है। ठीक है, चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब सोचिए, अब देखिए, हम क्या ऊपर से बता रहे हैं ना, अब आपको इंडिया में बताएंगे, देखिएगा ज़्यादा समझ में आएगा। किसी का जन्म से समझिए आप। अब देखिए, अब आप समझ गए कि अब और दूसरा चीज़ ये भी बता रहे थे कि मान लीजिए कि ये एक गैलेक्सी में 100 अरब तारा है। इस ब्रह्मांड में कितना गैलेक्सी है, 100 अरब गैलेक्सी है। अब सोचिए कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। आप सोचिए, सौरमंडल पहले क्या, फिर से अब बताते हैं। अब देखिए, इसको मिटा के फिर से बताते हैं। हालांकि आपके पास वीडियो रहेगा, आप बार बार देख सकते हैं। देखिए, पहले क्या, मान लीजिए ये ब्रह्मांड, ठीक है। अब इस ब्रह्मांड में बहुत सारा गैलेक्सी है ना, बहुत सारा गैलेक्सी है। ठीक, हम बना देते हैं इसे। अब गैलेक्सी, अब इस गैलेक्सी के अंतर्गत बहुत सारे तारा नहीं, एक तारा के पास सौरमंडल है ना, इस तरीके से बना हुआ है। अब देखिए, अब एक मान लीजिए ये सूर्य है, अब मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के पास कितना ग्रह, 8 ग्रह। ठीक है, 8 ग्रह मान लीजिए। अब एक ग्रह के पास भी तो उपग्रह होता है, जो मतलब पृथ्वी का चक्कर काटेगा। अब देखिए, तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड में कितना गैलेक्सी, 100 अरब गैलेक्सी, 100 अरब गैलेक्सी। एक गैलेक्सी के पास कितना तारा, एक गैलेक्सी में 100 अरब तारा। अब सोचिए, हर तारा अपने आप में सौरमंडल है। हो सकता है जैसे अपना सौरमंडल के पास पृथ्वी है, एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जिसमें जीवन है। हो सकता है इस ब्रह्मांड में बहुत सारा गैलेक्सी है। हम लोग तो अभी पृथ्वी से ठीक से नहीं निकले हैं बाहर ठीक तरीके से।
आज सोचिए कि अभी इस सौरमंडल से निकलने में कितना वक्त लगेगा, और उसके बाद इस सौरमंडल किस में है, गैलेक्सी के अंतर्गत है। गैलेक्सी से अभी निकलने की बात ही छोड़ दीजिए। हो सकता है अपना ही गैलेक्सी में कोई ऐसा तारा होगा जिसके पास जीवन होगा, हो सकता है ना, ठीक है। हो सकता है कि अपना गैलेक्सी के पास नहीं, दूसरा गैलेक्सी के पास जीवन होगा, होगा ना, ऐसा माना जाता है। अब चलिए ये समझ गए आप लोग ना। तो अब देखिए, तो सबसे पहले क्या, ब्रह्मांड, देखिए ठीक, ब्रह्मांड के बाद गैलेक्सी। अब आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, गैलेक्सी के बाद, गैलेक्सी के अंतर्गत तारे, तारे अपने आप में क्या है, सौरमंडल है, अपने आप में सौरमंडल, ठीक। और तारे के बाद ग्रह, न ग्रह है ना, जैसे तारे का चारों तरफ चक्कर काटती है ग्रह, ठीक। और ग्रह के बाद उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, यानी कि जो ये तारा का चक्कर काटते उसको ग्रह, और जो इस ग्रह का चक्कर काटते उसको उपग्रह। और उपग्रह के बाद जो है ना क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सब। तो हम क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड को छोड़ के डायरेक्ट धूल कण लिख देते हैं, धूल कण, ठीक। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस ब्रह्मांड में, अब आप सोचिए ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार ही हो रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, विस्तार ही हो रहा है, ठीक। तो अभी भी सोचिए कि ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड आप आकाश देखते हैं इसका अंत नहीं है, ठीक है। बचपन में कभी कभी सोचते थे कैसे सीढ़ी लगाते, कितना सीढ़ी ऊपर जाता है। तो अब आप नहीं सोचिएगा सीढ़ी वीढ़ी लगाना है, वो लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, नहीं तो सीढ़ी लगाने के चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक है। अपना जीवन में सीढ़ी लगाना है। अब देखिए, तो अब देखिए, तो अब आप लोग समझ गए सबसे बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद गैलेक्सी, उसके बाद तारे, ग्रह, उपग्रह, धूलकण, ठीक है। अब देखिए तो ब्रह्मांड के बाद गैलेक्सी के बाद तारे के बाद ग्रह, इसी ग्रह में एक हम लोगों का ग्रह है क्या, पृथ्वी। अब आप लोग समझिए थोड़ा सा, अब मान लीजिए हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, तो पृथ्वी का इधर भी आकाश, इधर भी आकाश, पूरे मतलब ब्रह्मांड है फैला हुआ है। जो हम लोगों को आकाश दिखाई देता है, ये पृथ्वी कैसा है, गोल है, एक पिंड है जो हवा में ये सब तैर, ये सब चीज़ें हवा में है, ये सब किस में, हवा में है, ठीक है। ये सब हवा में कहीं रुका हुआ नहीं है। पृथ्वी को आप लोग सोचते हैं कि मतलब नीचे सांप है, कभी कछुआ है, ये सब मत कीजिए, ये सब हवा में है सब, और सब टंगा हुआ है, सब एक दूसरे के जैसे। ये सूर्य है ना, तो सूर्य का चारों तरफ ये हवा में चक्कर काट रही है पृथ्वी। और मान लीजिए ये पृथ्वी देखिए, अब इसके चारों तरफ ना आसमान है, चारों तरफ आसमान है, ठीक है। इसीलिए चारों, जब भी देखिएगा आप यहाँ से देखिए लगे वहाँ आसमान गिरा हुआ है, ऐसा क्यों लगता है, देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। तो आप लोग इंडिया में रहते हैं, अब ये गोल है ना, पृथ्वी कैसा है, गोल है। अब ये गोल है, चारों तरफ इसका आकाश है, तो यहाँ से देखने के बाद यहाँ लगेगा आसमान यहाँ गिरा हुआ है, लगेगा ना। फिर यहाँ जाइएगा पता चला, ये तो घूमते रह जाइएगा पृथ्वी में, कभी आसमान नहीं खत्म होगा, क्योंकि वो चारों तरफ इसका ढका हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत दूर तक है, जिधर भी जाइएगा आसमान दिखाई देगा, बहुत दूर तक है वो दिखाई, मतलब अनंत है वो, मतलब ब्रह्मांड कितना बड़ा है अभी तो मतलब उसका पता ही नहीं है, ठीक है। आज माना जाता है कि इसमें 100 अरब गैलेक्सी है, उससे भी ज़्यादा होगा, ये तो अनुमान बताया गया है, ठीक है। अब आप लोग ब्रह्मांड को समझ गए होंगे। ब्रह्मांड के बाद क्या होता है, गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद क्या होता है, तारे। अब देखिए थोड़ा सा, अब तारे के बारे में कहा जाता है जैसे कि ब्रह्मांड का विस्फोट महाविस्फोट सिद्धांत से माना जाता है। हालांकि इसके लिए कई सारा सिद्धांत आया, वो सब हम पढ़ाए हैं ज्योग्राफी में, और जब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे ही। बस अभी जानकारी देना था कि पृथ्वी कैसे आया, इसलिए पृथ्वी का दादा परदादा को बता रहे हैं। जैसे कि पृथ्वी का पिताजी मान लीजिए सूर्य, और सूर्य का पिताजी गैलेक्सी, गैलेक्सी का पिताजी गैलेक्सी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो जैसे कि आपके बारे में जानना है तो आपका पिताजी को जान लिए, आपका दादाजी को जान लिए, तो और आपके बारे में इतिहास जानना था और आसान हो गया, ठीक है। बस वही बात था, पृथ्वी का जन्म को समझना था। अब आप लोग समझ, माना जाता है जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस घटना से हुआ, महाविस्फोट से, तो गैलेक्सी बना, और गैलेक्सी में कहा जाता है कि एक बार विस्फोट हुआ और तारा का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ, तारे का। अब देखिए थोड़ा सा पृथ्वी की उत्पत्ति समझ लेते हैं।
अब मान लीजिए कि तारे का निर्माण हुआ, तो तारा तो थोड़ा सा बड़ा था, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, इसका निर्माण हुआ। यह तो आग का गोला है, इस आग का गोला के पास गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है और बहुत सारा ब्रह्मांड में बहुत सारा बड़ा बड़ा पिंड सब इधर उधर चक्कर काट रहा था, ठीक है, बहुत बड़ा सा पिंड सब क्या कर रहा था, चक्कर काट रहा था। और इसी प्रकार बहुत सारे तारे का निर्माण हुआ, उसमें भी हम लोगों का भी एक तारा था, ठीक है। इस तारे में गुरुत्वाकर्षण था, तो इसके चारों तरफ जितने भी छोटे छोटे पिंड, जो इससे छोटा पिंड है, पृथ्वी जितना बड़ा बड़ा सब पिंड घूम रहा था इधर उधर, तो इसके पास गुरुत्वाकर्षण है, ये खींच लिया तो आपस में इसका पृथ्वी के पास एक निश्चित स्थान पे आके इसका चारों तरफ चक्कर काटने लगा सूर्य का, ठीक है। तो इसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। माना जाता है बहुत सारा पिंड था, सूर्य ने उसको आकर्षित कर लिया और सूर्य के चारों तरफ वो क्या करने लगा, चक्कर काटने लगा, ठीक। हालांकि जब हम पढ़ाएंगे ना विश्व ज्योग्राफी अलग से, तो उसमें अच्छे से बताएंगे, बस अभी समझाना चाहते हैं। इसी प्रकार से सभी ग्रह का निर्माण हुआ, तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी भी क्या करने लगा, चक्कर काटने लगा। उस समय सभी के सभी आग का गोला था, पृथ्वी क्या था, आग का गोला था, ठीक है। अब देखिए, अब उस टाइम पृथ्वी क्या था, आग का गोला था, और ये आग का गोला सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। जो सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, एक निश्चित स्थान पे आकर 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 है, 8। देखिए इस सूर्य का चारों तरफ एक ग्रह आया और इसके चारों तरफ चक्कर, ये भी आग का गोला है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। सूर्य जो है ना पृथ्वी से बहुत बड़ा है, 110 गुना बड़ा है, 109 गुना, ठीक है। अब देखिए, तो सूर्य बहुत बड़ा है, ये बड़का गोला था, इसके पास गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा था, तो खींच लिया बहुत सारा ग्रह को, उसका चारों तरफ चक्कर काटने लगा, उसको भागने नहीं दिया, ठीक है। तो इसी सूर्य के चारों तरफ जो ढेला सब चक्कर काटने लगा, इसमें तो जैसे ये बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह है। इसी प्रकार पृथ्वी भी इसका चारों तरफ चक्कर काटने लगा, ठीक है। लेकिन ये सब के सब आग का क्या है, गोला है, ठीक। अब देखिए ये जो आग का गोला है, अब इस तरीके से चक्कर काट रहा है, धीरे 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 धीरे, अब देखिए धीरे 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 ये आग का गोला क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। अब देखिए, तो सूर्य का चक्कर ना शुरू में पृथ्वी काट रही थी। अब देखिए, तो मान लीजिए ये पृथ्वी जो है शुरू चरण में क्या था, आग का गोला था। अब ये आग का गोला क्या हुआ, धीरे 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 ठंडा होने लगा, ठीक है। जब ठंडा होने लगा ये आग का गोला, तो इसको थोड़ा समझिएगा, ये धीरे धीरे आग का गोला जब ठंडा होने लगा, तो सबसे पहले इसका ऊपरी भाग ठंडा हुआ, जिसको भूपटल कहते हैं। तो भूपटल का निर्माण, जैसे आप लोग कोयला गर्म करते हैं, कोयला गर्म करने के बाद देखिएगा ठंडा जब करते हैं तो उसका ऊपरी परत मतलब कि ठंडा हो जाता है, ठीक है। और ऊपरी परत जब ठंडा हो जाता है तो देखिएगा लगेगा आग ही नहीं है, लेकिन जैसे उसको हटाइएगा तो पूरा आग मतलब लाल लाल दिखाई देता है ना। तो जस्ट पृथ्वी हुआ, पृथ्वी तो बहुत बड़ा पिंड है, बहुत बड़ा गोला है, ये पूरा आग का गोला था। आइए जब आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ ना, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, तो ये पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, ये धीरे धीरे पहले पृथ्वी का ऊपरी परत ठंडा हुआ, ये आग का गोला। अब ऊपरी परत जब ठंडा हुआ तो जस्ट ये तो बहुत बड़ा गोला है ना, तो लेकिन इसका निचली परत अभी ठंडा नहीं हुआ। जब ऊपरी परत ठंडा हुआ, इसी का नाम दिया भूपटल। क्या नाम दिया, भूपटल। अब यहीं से आपको पढ़ना है, ठीक। इस पृथ्वी से थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में बता देते हैं। तो ये जो पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी का निचले वाला परत अभी आग का गोला ही है, लेकिन ऊपरी वाला परत जो है ठंडा हो गया और भूपटल का निर्माण हो गया, ठीक। इसी को भूपटल कहते हैं। लेकिन इसका जो निचला वाला भाग है ये आग का गोला ही रहा, लेकिन जब ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठीक है, पहले भूपटल का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से कोयला ठंडा हो जाता है, और उसी प्रकार आप मान लीजिए बड़ा कोयला का चट्टान में आग लगा दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दीजिए, ठीक है, ठंडा हो जाएगा ऊपर वाला हिस्सा, उसमें आप भी चलिएगा तो पता नहीं चलेगा कि नीचे आग भी है। बस उसी तरह प्रकार से पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर में आज भी आग है, इसीलिए ज्वालामुखी निकलता है, और उसका टेम्परेचर लगभग 5 से 6 हजार डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। किसका, ये जो पृथ्वी के अंदर आग है,
ठीक है। तो इस यही पृथ्वी ठंडा हुआ तो इसका क्या उत्पत्ति हुआ, भूपटल का निर्माण हुआ। ठीक है। अब देखिए भूपटल का निर्माण हुआ जिसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। और इसी भूपटल पर बना महाद्वीप और महासागर। इसी पर एक तरफ बना महाद्वीप और एक तरफ क्या बना, महासागर। अभी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कैसे। अब देखिए ये आग का गोला जब ठंडा हुआ तो ऊपरी भाग ठंडा हुआ, ऊपरी परत जब ठंडा हुआ, नीचे में तो आग रहा ही, तो जब ठंडा हुआ ना धीरे धीरे से धुआं निकलने लगा। ठीक है। उस धुआं से बादल का निर्माण हुआ, उस बादल से पानी पड़ा, तो जब पानी पड़ा तो फिर ये तो आग का गोला था अभी, इससे फिर धुआं ज़्यादा निकलने लगा, धुआं ज़्यादा निकलने लगा, फिर बादल का निर्माण हुआ, फिर वही प्रक्रिया, बादल पानी पड़ा फिर जो है कि धुआं निकला। इस प्रकार से कहा जाता है कि इसमें बारिश लगभग लाखों वर्ष तक होता रहा और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे पृथ्वी का ऊपरी परत ठंडा हो गया। ठीक है। और जब ये ठंडा हुआ, ये ऊपरी भूपटल जब ठंडा हुआ तो इसी के ऊपर वाला भाग में पानी तो बहुत पड़ा, लाखों वर्ष तक बारिश हुआ। ठीक है। तो ये जो भूपटल है, आप देखिए थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी परत भूपटल है। ठीक, ऐसे करके है, तो इसको गोलाई कर लीजिए थोड़ा सा ऐसे करके। ठीक। अब देखिए पृथ्वी का इस भूपटल ऊपरी वाला भाग जो ठंडा हुआ, ये पूरा का पूरा जो ग्लोब देखते एकदम प्लेन वैसा नहीं है पृथ्वी, उबड़ खाबड़, ये तो एक ढेला है ना, एक प्रकार से उबड़ खाबड़ है, लेकिन थोड़ा सुंदर दिखे इसीलिए हम लोग उसमें स्टेन लगा देते हैं, प्लेन कर देते हैं, ऐसा है नहीं वास्तविक में। ठीक है। ये तो ढेला है। तो इसमें जब बारिश हुआ तो जहाँ जहाँ गड्ढा वाला पार्ट मतलब गहराई वाला पार्ट था वहाँ पानी जम गया, और जहाँ ऊंचा था वो ऊंचा मतलब स्थल बन गया। तो जहाँ पानी वाला भाग, जहाँ पानी जमा हो गया वो बन गया महासागर, और जो सूखा वाला भाग रह गया वो बन गया महाद्वीप जिसमें आदमी रहता है। ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझिए। अब देखिए हो गया। अब देखिए आप थोड़ा भू आकृति को समझिए, स्थलाकृति को समझिए थोड़ा सा। अब आपको ये महासागर महाद्वीप समझ में आ गया होगा। बस इसको समझ जाइएगा, आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। बेसिक चीज़ें यही है। अब देखिए, तो अब थोड़ा सा किसको समझ लीजिए, जो भूपटल का निर्माण हुआ। ये देखिए ये पृथ्वी का ऊपरी भाग उबड़ खाबड़ है। ठीक। और निचले भाग आग का गोला है। ठीक है। तो ऊपरी भाग को क्या कहा गया, भूपटल कहा गया, भूपटल। ठीक। अब इसी स्थलाकृति के बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो उसी में पढ़ेंगे स्थलाकृति के बारे में या भू आकृति के बारे में, जिसको हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं या लैंडफॉर्म कहते हैं। तो इसमें से थोड़ा सा देख लीजिए स्थलाकृति या भू आकृति, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, भू आकृति के बारे में। इसमें देखिए थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। जितना भी भूपटल पर स्थित भौतिक आकृति है, भौतिक आकृति की अगर बात करें, भौतिक संरचना है, उसको स्थलाकृति कहते हैं। यानी कि भूपटल पर स्थित सभी भौतिक आकृतियों को या संरचनाओं को, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब कि भूपटल किसे कहते हैं या स्थलाकृति किसे कहते हैं। तो स्थलाकृति में लिख लीजिए भूपटल पर स्थित सभी भौतिक आकृतियों या संरचनाओं को भू आकृति या स्थलाकृति कहते हैं। जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ये सब हो गया। ठीक है। तो इस हम क्या बोले कि जो भू स्थलाकृति किसे कहते हैं, तो भूपटल पर स्थित सभी भौतिक संरचनाओं को। ठीक है। भौतिक संरचनाओं को हम आपको मतलब परिभाषा में भी बताए थे। ठीक है। परिभाषा में भी बताए थे कि ज्योग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं, तो भूपृष्ठ पर दिखे जाने वाले सभी भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अभिलक्षणों का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। बताए थे ना। तो उसी प्रकार हम स्थलाकृति या भू आकृति में हम क्या बताए,
भूपटल, अभी हम बताइए ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं, भूपटल। तो भूपटल पर निर्मित सभी, हम क्या बोले, भूपटल पर निर्मित सभी भौतिक संरचना को क्या कहते हैं, भू आकृति, अंग्रेजी में टोपोग्राफी या लैंड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो भूपटल है इसमें क्या क्या है, महाद्वीप है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटी है, इसी को क्या कहते हैं, स्थलाकृति कहते हैं इसी को। अब यहीं से हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा क्या है, आग है। अब आप लोग समझिएगा, पहले तो हम इसको पहले महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत बता देते हैं, फिर तब पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताएंगे। देखिए थोड़ा सा समझिएगा। अब ये जो पृथ्वी के अंदर वाला हिस्सा है ना, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे समझाते हैं, अलग अलग कलर से बताएंगे। मान लीजिए पृथ्वी है ना, ठीक है, तो पृथ्वी का ऊपरी परत तो उबड़ खाबड़ है ना, ये स्थलाकृति जो भूपटल है, ठीक है। ये जो भूपटल है उसका जो निचला वाला परत है ना, ये निचला वाला परत, ये वाला जो परत हम बनाए, इसको ठीक से गोल कर लीजिए, ये वाला परत जो हम बनाए, ठीक है, ये आग का है, मेग्मा जैसा है ये मेग्मा। यानी मेग्मा का मतलब ये हो गया जैसे आग, पिघला हुआ आग, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये जो भू आकृति है ये मेग्मा पे टिका हुआ है। मेग्मा कैसा, इस मतलब पिघला हुआ अवस्था, प्लाज्मा अवस्था जिसको कहते हैं, शैम्पू जैसा। आग को पिघला दीजिए, वो पिघला हुआ आग है इसके नीचे। जब इसके नीचे पिघला हुआ आग है, इसी में कंपन होता है ना, तो ऊपरी हिस्सा क्या होता है, हिलने लगता है, इसीलिए पृथ्वी डोलने लगता है। पूरा पृथ्वी नहीं हिलता है, एक प्लेट डोलता है, जो हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो जो भूपटल के निचली हिस्सा में है, ये आग का बना हुआ है, इसी आग के बने हुए ये पिघला हुआ अवस्था में है, और जबकि निचला अवस्था ठोस है। अभी हम इसके चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बता दें, जैसे आप लोग तरबूज को देखे हैं, ठीक है, तरबूज का देखिए ऊपरी हिस्सा कितना एकदम टाइट है, और अंदर पता भी नहीं चलेगा कि वैसा बना हुआ है। सेम टू सेम तरबूज समझ लीजिए पृथ्वी को। ठीक है, तो उसमें क्या है, हाँ सेम तरबूज समझिए आप। पृथ्वी का मतलब पृथ्वी ऊपरी हिस्सा क्या है, पूरा का पूरा टाइट है। उसके नीचे जाइएगा तो थोड़ा सादा वाला परत आता है ना, जिसको लाल वाला परत आप लोग खा लेते हैं। मान लीजिए कि इसको काट के इसे निकाल दीजिए, ये तरबूज, और देखिएगा ये वाला परत बहुत टाइट होता है ना। उसके बाद यहाँ पे एगो सादा परत आता है, ये वाला, ये सादा परत आता है यहाँ पे, ये यहाँ तक तो ठोस रहता है, उसके बाद नीचे जाने लाल लाल रहता है, और आप लोग यहाँ तक खा लेते हैं। उसके बाद ये सादा परत को छोड़ देते हैं, क्या वो खाएगा जानवर। तो चलिए, कोई ऐसा रहता है उसको भी खखोर खखोर के खाता है, क्या। चलिए, बाकी ऐसे मजाक कर रहे हैं। अब देखिए, तो अब ये हो गया तरबूज। और तरबूज में हम लोग जानते हैं बीच बीच में बीज रहता है। सेम टू सेम पृथ्वी में भी ऐसा हिस्सा है, आगे पढ़ाएंगे समझ में आएगा। तो ये जो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है ना, सेम तरबूज के तरह है। अब अंदर में ये पिघला हुआ है, तो ये पृथ्वी में क्या है, जैसे कि तरबूज का ऊपरी हिस्सा क्या है, पूरा का पूरा प्लेन है, लेकिन पृथ्वी में क्या है, टूटा टूटा हुआ है। मान लीजिए जैसे कि तरबूज को 12 जगह जगह काट दीजिए, ऐसे ऐसे प्लेन में ऐसे ऐसे काट दीजिए, ऐसा गोलाई बना दीजिए, और जगह जगह ऐसे करके काट दीजिए। ठीक है, अभी थोड़ा मान लीजिए यहाँ कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है। अब अंदर में जो है कि पिघला हुआ है, तो ये जब मान लीजिए पिघला हुआ है, इसमें कोई कंपन होगा, ये वाला हिस्सा हिलेगा ना। समझिएगा थोड़ा सा मेरा बात को ध्यान से। पूरा तरबूज है, फिर से एक तरबूज, मान लीजिए पृथ्वी है, यही तरबूज है मान लीजिए। अब तरबूज ये टूटा टूटा हुआ है, ऐसे करके काट दिए हैं इसको, ये ठीक है, ऐसे मतलब इसको निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। अब मान लीजिए ये ठोस है ना, यहाँ पे क्या है, मेग्मा है। अब मान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा एक पार्ट है, इस पार्ट में मान लीजिए इसमें अंदर में कोई नीचे से कोई ठेल रहा है इसको, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हिल जाएगा ना। तो इसी कारण ये जो मेग्मा है, इसी में कंपन होता है, जिसके कारण इस मेग्मा में ये प्लेट तैर रहा है, जिसके कारण इसमें जब कंपन होता है ना, तो ये वाला पार्ट हिल जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि पृथ्वी डोला।
पृथ्वी हिला, पृथ्वी में भूकंप आया। और गांव में क्या कहते हैं, कछुआ डुल लो। कछुआ उछवा नहीं है नीचे में, ठीक है, नीचे वो सब है नहीं कुछ। गांव समाज में नहीं कहता है नीचे में की छोड़े, नीचे में सांप छो, नाग बाबा पर पृथ्वी टिकल है। क्या नाग बाबा कुछ भी नहीं है, कोई बाबा उबा नहीं है। ये आप समझ में आया आप लोगों को? गांव समाज में बोला जाता है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। अब आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, इसी प्रकार जो पृथ्वी है ना, ये प्लेट में विभाजित है। ये प्लेट मान लीजिए एक प्लेट है और इसके नीचे क्या है, मैग्मा है। ये इसी प्लेट पर ये तैर रहा है, ये प्लेट इसी मैग्मा पर तैर रहा है और इसमें कंपन होता है, ये हिल जाता है। उसी प्रकार एक प्लेट मान लीजिए बड़ा वाला प्लेट बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक प्लेट बन गया। और ये ऊपरी हिस्सा, ये यहाँ पे आदमी कहाँ रहता है, तो मान लीजिए पहाड़ हो गया, ये घाटी हो गया, आदमी इसी के बीच में रहता है मैदानी इलाका में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मान लीजिए मैदानी इलाका में रहते हैं, नीचे घाटी है जिसमें नदी बहती है, ठीक। तो जब इसमें मान लीजिए इसमें कंपन होगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा हिल जाएगा। इसीलिए पृथ्वी का जो प्लेट है वो डुलने लगता है। पूरा पृथ्वी नहीं हिलता है एक बार में, वो तो हवा में टिका हुआ है। समझ गए अब आप लोग, ठीक है। ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग। अब थोड़ा सा आप लोग ये समझ गए, अब लगता है कि आगे कल बताना चाहिए क्या। यहाँ तक ये बेसिक क्लास है जो बहुत ज़रूरी है समझना। तो चलिए आगे हम कल बताएंगे, ठीक है। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत बताएंगे वेगनर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से समझा देंगे, ठीक है, कहीं डाउट नहीं रहने देंगे। तो थोड़ा एक बार रिवीजन, ठीक है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। आप लोग खुद अपने मन से बोलिएगा, सबसे बड़ा चीज़ क्या संसार में, अपने मन से हम लिख देते हैं सबसे बड़ा ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड के बाद क्या, गैलेक्सी, ठीक। गैलेक्सी के बाद क्या, तारे। तारे अपने आप में क्या है, सौर मंडल। आप लोग आगे अपने आप बोलते चलिए मने मन। तारे के बाद ग्रह, ठीक है। ग्रह के बाद उपग्रह, उपग्रह के बाद या तो धूलकण एक बार लिख दीजिए, क्षुद्र ग्रह भी लिख दीजिए। इसको भी काहे छोड़िएगा, क्षुद्र ग्रह, इसका नाम जानते हैं क्षुद्र ग्रह क्यों है, वो मेरा ज्योग्राफी क्लास में जाके पढ़िएगा, उसमें अच्छे से बताए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, धूलकण। तो एक चीज़ तो हम बताना भूल ही गए आप लोगों को, धूलकण अभी बता रहे हैं। तो पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता दिए, एक कण से हुआ, सिंगुलरिटी से हुआ। उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ, गैलेक्सी बना, गैलेक्सी में विस्फोट हुआ, तारे बना, तारे एक दूसरे पिंड को खींचा, ग्रह बना, ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर काटने लगा उपग्रह बना। इसका जो कण सब टूट टाट के रह गया तो वो सब धूलकण। आप देखिए अपने आप में कहीं कहीं मतलब घर में कहीं कहीं छिद्र होता है, सुबह सुबह जब सूर्य की रोशनी आता है देखिएगा उसमें धूलकण सब उड़ता है। आप अपना मोबाइल का टॉर्च जलाइए और अभी भी जहाँ भी हैं और ऐसे देखिए ठीक से गौर से, अभी भी धूलकण उड़ रहा होगा, ठीक है। इसीलिए मास्क लगाने क्यों बोलता है, इसीलिए कि वही धूलकण सब हमारे नाक में जाता है। आज दिल्ली में जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, पूरा का पूरा प्रदूषण है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा प्रदूषण फैल गया, इसलिए यहाँ के लोगों को मास्क लगाने के लिए बोला जाता है ज़्यादा तरीके से। कोरोना ख़त्म हो गया है फिर भी, हालांकि कोरोना का कुछ सिम्टम अभी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग इसको। अब उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े, ग्रह के बारे में। इस ग्रह में पृथ्वी है। पृथ्वी कैसा है, एक आग का गोला है, लेकिन ऊपरी भाग क्या हो गया है, ठंडा हो गया है। जब ऊपरी भाग ठंडा हो, लेकिन निचला भाग अभी भी क्या है, आग ही है। बीच वाला भाग आग है, जो अंदर वाला भाग है ना वहाँ एक ठोस पदार्थ है, जो हम आगे चर्चा करेंगे महाद्वीप सिद्धांत के बाद। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाएंगे ना उसमें चर्चा करेंगे अच्छा से, ठीक। तो ये पृथ्वी समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब और क्या बताने वाले थे, हाँ हम ब्रह्मांड का परिभाषा बताने वाले बोल रहे थे। अब आप ही लोग बोलिए कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा महाकाय। गैलेक्सी को आकाश गंगा भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आकाश गंगा, आकाश गंगा। तब आप लोग कहिएगा कि महाकाय मतलब बहुत बड़ा, आकाश पिंड से लेके सूक्ष्म अणु धूलकण के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। यानी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या, मान लीजिए ये ब्रह्मांड है, इसके अंतर्गत गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंतर्गत
तारे, तारे के अंतर्गत ग्रह, उस ग्रह के बाद उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूल कण न, यानी कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो महाकाय आकाश गंगा से लेके सूक्ष्म अणु यानी कि धूल कण के सम्मिलित को यानी समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा, सॉरी, ब्रह्मांड कहते हैं न। तो महाकाय आकाश गंगा से लेके सूक्ष्म अणुओं के समूह को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी एक एक टुकड़ा, एक एक कण इस पूरा ब्रह्मांड में शामिल है। ठीक है, आप सोचिए कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा है, कितना। अब आप ही सोच सकते हैं कि अपना पृथ्वी जैसा जैसा ब्रह्मांड में कितना पृथ्वी होगा। एक एक गैलेक्सी में 100 अरब तारा है और हर तारे के पास अपना अपना ग्रह उपग्रह है। तो सोचिए कि इस मतलब ब्रह्मांड में कितना पृथ्वी होगा। अब माना जाता है कि मात्र एक ही अपना पृथ्वी है जिसमें जीवन है, आदमी है। बाकी दुनिया के बारे में तो हम लोग जानते ही नहीं हैं। आस पड़ोस में कहीं ग्रह उरह में मिला भी नहीं है आदमी। ठीक है, सोचिए हम लोग कितनी सौभाग्यशाली हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में इतने ग्रह में एक हमारा ग्रह है जिसमें जीवन है। अब आपका सोच बदल जाएगा थोड़ा सा, क्या? और आपको ज़्यादा इच्छा है पढ़ने का, थोड़ा मेरा ज्योग्राफी क्लास पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे ही और इधर इंडियन ज्योग्राफी में, लेकिन उधर पढ़ लीजिएगा। क्या आधा आधा घंटा का क्लास है, सोचने जाने से पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं नोट कीजिएगा। आपको मन करे नोट, जो नया स्टूडेंट है वो ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका क्लास आज जो है यही रहने देते हैं, टाइम भी आज हो गया है। ठीक, तो फिर हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को वेगनर का महाद्वीप सिद्धांत, क्योंकि आप पृथ्वी को हम लोग समझ गए। फिर वेगनर का महाद्वीप सिद्धांत पढ़ा देंगे और उसी में देखेंगे इंडिया का जन्म बताएंगे। पृथ्वी का जन्म बता दिए ना, उसमें इंडिया का जन्म बता देंगे। उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, तो एक क्लास और पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रहने दीजिए और आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करते रहिए। ठीक है, और क्लास को पूरा कीजिए और थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ाइए इसको। ठीक, चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आप लोग मस्ती से पढ़ाई कीजिए और खूब धूमधाम से अपना जीवन को चलाइए। और जीवन में बचले क्या है कुछ नहीं है इस संसार में, न कुछ कोई लेके आया है न कुछ लेके जाएगा। इसीलिए मस्ती से पढ़ाई करना है, एकदम चिंता नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है जीवन में क्या होगा। हम अपना कर्म करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, ज़िंदगी में जो होने वाला होगा ना वो ज़रूर होगा। अगर आप निश्चित सफलता चाहते हैं तो बस कर्म करते रहिए, सफलता की चिंता आप मत कीजिए। आप कर्म करते रहिए, फल खुद जुटते जाएगा, खुद जुटते जाएगा। ठीक है, जब आम का फल कोई लगाता है ना, 5 साल के बाद फल आता है। वो चाहेगा आज लगाए कल ही आ जाए फल, तो आएगा क्या? नहीं आएगा। बस सेम टू सेम ज़िंदगी है। इसीलिए ज़िंदगी, हाँ, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहिए। अब आम का फल लगा दीजिए, पानी नहीं दीजिए, वो तो सूख जाएगा ना। खादे नहीं डालिए तो अच्छा फल ही नहीं आएगा। बस अपना जीवन, हमको जिस प्रकार से जीवन मिला है, इस जीवन में अच्छा से खाद पानी डालते रहिए। मतलब अच्छा से जीवन चलाइए, पढ़ाई भी साथ साथ करना है, हर चीज़ों को करते चलना है। ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचना है कि क्या करना है, क्या होगा लाइफ में। बस एक लक्ष्य बना लेना है, उसके पीछे कर्म करते रहना है। सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही काम को करे। आपके पास इतना अच्छा नॉलेज रहेगा, आप संसार में कोई भी काम कर लीजिएगा। इसलिए कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है। ठीक है, संसार तो दुखमय है, दुख से भरा हुआ है, हर जगह दुख है। कहाँ दुख नहीं है बताइए, कहाँ दुख नहीं है। ठीक है, आपका कोई प्रेमी है, वो बिछड़ गया, वहाँ भी दुख है। प्रेमी बिछड़ गया, दुख है। दुश्मन रास्ते में मिल जाता है तैयो दुख होता है, नहीं है मिलता ठीक रहता है। सोचते हैं कि साइड काट के निकल लें, तो आपका दुश्मन अगर मिल जाता है रास्ते में तो भी दुख होता है। आपका जो प्रेमी है, जो प्रेमिका है, वो बिछड़ जाती है तो भी दुख होता है। कोई अमीर है, उसको इस बात का दुख है कि मेरा पैसा कम ना हो जाए, और जो गरीब है बेचारा दुख तो है ही, दुख तो झेल ही रहा है। तो दुख कहाँ नहीं है, तकलीफ तो हर जगह है। इसीलिए ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं लेना है, जो होगा कर्म करते रहना है, ईमानदारी पूर्वक अपना कर्म को करते रहना है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।